है, ठीक है। अम्ल पित्त भी सेल्फ आपकी थी, मतलब वैसे भी ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाली जितनी बीमारियों का है पूरा उन्होंने एक वर्गीकरण दे रखा है 10-11 चैप्टर का। वो सब में मेन अग्निमांद है, या सिंपल वर्ड में कहें कि हर जगह आपको अग्निमांद ट्रीट करना है या दीपन पाचन औषधियाँ देनी है। अलग अलग लक्षण है वहाँ पर, बस फर्क ये है। ग्रहणी रोगाधिकार में देखो तो ग्रहणी रोगाधिकार का भी जो रूट कॉज मेन है वो आपका अग्निमांद ही है, ठीक है। और ग्रहणी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर देखोगे तो आपने चरक अपना देखा पढ़ा था, चरक चिकित्सा 15 जो है, तो चरक चिकित्सा 15 में ग्रहणी चैप्टर वाकई बहुत बड़ा है। मतलब मैं जब पढ़ने कभी भी बैठती तो मुझे याद है कि मैं एक सिटिंग में ग्रहणी रोगाधिकार नहीं पढ़ पाती थी, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ग्रहणी के मरीज ट्रीट करना वाकई बहुत मुश्किल होता है, ये बात आप जान लो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो यहीं पर देखो योग रत्नाकर जी ने इसको असाध्य बोला हुआ है, ठीक है। और भी लोगों का तो, चरक जी का तो एकदम सिंपल सा रूल रहता है कि कोई चीज़ नवीन है तो साध्य है, बाद में याप है, प्रत्यक्ष है, इस तरीके से करते हैं। बट ग्रहणी रोग के पेशेंट जो होते हैं वाकई ट्रीट करना मुश्किल इसलिए होते हैं क्योंकि डाइट किसी की चेंज करना, किसी की लाइफस्टाइल चेंज करना, मतलब पथ्य का पालन लंबे समय तक कराना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक मतलब वैद्य के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा अच्छी इच्छा शक्ति चाहिए होती है तब जाकर पथ्य का पालन करना पाता है। कई बार और क्या होता है कि मरीज आपके पास इस हालत में आता है ना, अब जैसे मेरे पास एक जो पेशेंट परसों आया था जिसको मैंने अभी दिया है ट्रीटमेंट, है तो ग्रहणी का रोगी है और बहुत सारे जगह से इलाज भी करा चुका है, ग्रहणी के अलावा उसको धातु है, बहुत कुछ है, कंबाइंड है। अब वैसे केसेस में सोचो, अब उसकी बहुत सारी चीज़ें हम बंद भी नहीं कर सकते। घी वगैरह खाता है तो शुरुआत में घी वगैरह सब बंद करना होता है। और आया है पेशेंट हमारे पास में किस वजह से कि मैं वेट गेन करना चाहता हूँ और जो धातु क्षय हुआ है उसको ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉट फाइल वगैरह की हिस्ट्री हो रही है अभी उसके पास में अच्छे खासे। तो ऐसे केसेस में और रिजल्ट भी जल्दी देना है तो यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, कर देते हैं ट्रीटमेंट। बट आप असाध्य वाली कंडीशंस में हर जगह ये समझ कर रखना कि हम पेशेंट को टाइम टू टाइम मतलब डाइट और लाइफस्टाइल और साथ में मेडिसिन चलाते रहेंगे तो ठीक रहेगा। हमें सोचे कि हमने एक बार चिकित्सा दे दी और वो लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक हो गया, तो ग्रहणी रोगाधिकार में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रहणी जो है आपकी, अगर ग्रहणी अवयव की बात करें या ग्रहणी डिसीज की बात करें तो हमारा जो आयुर्वेद का डिस्क्रिप्शन है ग्रहणी का, उनका सिंपल सा मतलब है कि आमाशय और पक्वाशय के मध्य जो है पार्ट है उसको ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। तो वहां से सोचोगे तो कुछ लोगों ने कहा कि आमाशय के अधोभाग से मिला करके और पक्वाशय के ऊपर तक का जो पार्ट है, तो कुछ लोग पूरा होल इंटेस्टाइन को ही ले लेते हैं, क्योंकि पक्वाशय में कई बार सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन ली जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस स्टमक का भी थोड़ा पार्ट को कंसीडर करके आप ग्रहणी को कंसीडर करते हो। और ग्रहणी का मतलब ये होता है कि ग्रहणात विवेचित पचति मुंचति, इतना बड़ा जो काम है ग्रहणी का कि वो ग्रहण भी करेगी, फिर उसका विवेचन भी करेगी, पचन करेगी। विवेचन मतलब कि क्या कैसा है उस हिसाब से समझेगी, पचन भी करेगी और मुंचन भी करेगी। तो जब सारे काम करना है और षष्ठी पित्त धरा कला है तो वहां से समझोगे तो एक तरीके से मेम्ब्रेन वगैरह की जो एब्जॉर्प्शन पावर है। अब जैसे जो मेरा पेशेंट था उसने क्या कंप्लेन करी थी कि उसको कई बार मल होता है और साथ में ये है कि उसको लगता है कि मैं खाना कम खाता हूँ, उस हिसाब से जो स्टूल का अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो इस तरह का वो चीज़ आया। तो यहाँ पर देखो ग्रहणात पचत विवेचित मुंचति जो है, तो अगर आप अंदर पढ़ोगे तो अभी मैं आपको थोड़ा सा भूमिका बता रही हूँ, तो उसमें ये है कि उसका काम है एब्जॉर्प्शन करना। या जैसे आप अपना पढ़ते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट साइट ऑफ फूड डाइजेशन है, तो डाइजेशन के अगेंस्ट में मतलब सार अंदर ज़्यादा रह जाए, किट थोड़ा निकले, है ना, मतलब किट थोड़ा मतलब जितनी ज़रूरत है उतना निकले। अगर सार कम हो रहा है और किट ज़्यादा निकल रहा है तो भी ग्रहणी कला की ही दुष्टि है या ग्रहणी रोग ही है। तो पेशेंट से कई बार ये भी चीज़ पूछा जाता है कि आप खाते कितना हो और उस रिस्पेक्ट में आपके जो स्टूल का अमाउंट है वो क्या है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेशेंट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ते हो, अब हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, हम उस हिसाब से पढ़ते हैं तो हमें वहाँ से चीज़ें ज़्यादा नजर आई, सो मैं आपको बता रही हूँ, वरना अपने टाइम में हम रट लेते थे। तो जो आमाशय और पक्वाशय के मध्य जो है षष्ठी पित्त धरा कला है वही ग्रहणी है, ये सुश्रुत जी ने डेफिनेशन दी, तो इस बात को याद रखना। और कुछ लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी नामक अंग विशेष को मतलब आप मान लीजिए फिक्स कर लीजिए, उसको आश्रित करके जो रोग होगा उसको ग्रहणी रोग कहेंगे। ग्रहणी नामक अंग विशेष को अधिष्ठान करके उत्पन्न वाले रोग को ग्रहणी
करेंगे। चक्रपाणी जी ने कहा ग्रहणी स्थित अग्निदोषी ग्रहणी दोष है। तो जो लोग पीजी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखना कि किसने क्या क्या शब्द कहा। तो चक्रपाणी जी ने ग्रहणी स्थित अग्निदोष का वर्ड इस्तेमाल किया है। और जो कला वाला काम है षष्ठी पिता धरा कला की आमाशय और पक्वाशय के मध्य है, ये सुश्रुत जी ने कहा है। ये बात क्या याद रखना। और ग्रहणी की डेफिनेशन याद रखो कि ग्रहणात पचत विवेचित मुंचित। तो उससे बड़े आराम से कर लोगे कि अपक्व अन्न जो आएगा उसको पाचन करना है, और पाचन के बाद जो कचड़ा बचा है उस कचड़े को बाहर निकालने का काम भी ग्रहणी करती है। तो इसमें होता अधिकतर क्या है कि मेन वजह तो अग्निमांदी होता है और अति द्रवमल प्रवृत्ति होती है। बट अलग अलग पेशेंट जो हैं अलग अलग कंप्लेन करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कुछ पेशेंट कुछ बोलते हैं, कुछ पेशेंट कुछ बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आचार्य चक्रपाणी के अनुसार इन्होंने वही जो आपको मैंने पहले बता दिया कि अधो आमाशय को ग्रहणी कहते हैं। हर किसी ने अपना अलग अलग है। और अगर वहाँ पर जो वात पित्त कफ मैंने बताया था तो याद है कि मुख के अंदर तो हम लोग कहते थे कि बोधक कफ है तो उसका तो काम नहीं, लेकिन जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर जो आपकी 4-5 और वात पित्त कफ वाले सिस्टम है वो सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग इसको इलियोसिकल जंक्शन मतलब कि समझो क्या था, फंडस था, पाइलोरिक था, रीजन थे ना आपके स्टमक के, तो लोअर पार्ट से लेकर के इलियोसिकल जंक्शन पार्ट तक इसको कहते हैं। और ग्रहणी में 2 चीज़ आती हैं, ग्रहणी दोष आता है, ग्रहणी रोग आता है, मतलब फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, और एक जगह ऑर्गेनिक डिसीज होता है। मतलब एक तरीके समझो कि एक में शुरुआत अभी हुआ है, और ग्रहणी रोग का मतलब है कि अच्छा खासा लेवल पर डिफरेंस मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है। जैसे मैं कहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ फंक्शनल लेवल पर चेंजेज आते हैं, तो उस वक्त आपकी यूएसजी में फाइंडिंग नहीं आती, आपकी ब्लड रिपोर्ट में भले चेंजेज आए, बट ऑर्गेनिक लेवल पर चेंजेज आ जाते हैं, ज़्यादा चेंजेज आ जाते हैं, तब आपके यूएसजी की रिपोर्ट में नज़र आता है कि हाँ यहाँ से ये इस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो। और बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास ऐसे आते हैं जिनको आपको साइन सिम्टम सारे मिलेंगे फैटी लीवर के या ग्रहणी दोष्टि के, आप उनका अल्ट्रासाउंड कराओगे तो लगभग ठीक ठाक सा रहता है। तो वहाँ से याद रखना कि ऑर्गेनिक लेवल पर जब तक चेंज नहीं आए या जो भी ऑर्गन्स है उनकी एनाटॉमी में नहीं चेंज हुआ है ज़्यादा, तब तक यूएसजी की रिपोर्ट में नहीं आता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल लेवल पर चेंजेस आ चुके होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मतलब चरक चिकित्सा 15 था। उसके अलावा रोगानिक विमान अध्ययन में जो हम लोग ने पहले अग्नियाँ के करण ही चुके थे, तो विस्माग्नि, समाग्नि, तेषराग्नि वगैरह ये सब आपने कर रखा था, और मंदाग्नि वगैरह। और जब उधर अग्नियों की बात करी थी, दोषों की भी बात करी थी, याद है, समान वायु बोला था, अपान वायु बोला था, पाचक पित्त और क्लेदक कफ। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर भी ग्रहणी रोग में भी आता है। और अधिकतर ऐसे लोग को कंप्लेन क्या करेंगे, सिर में भारीपन रहेगा, कास रहेगी, सर्दी रहेगा, प्रसीक रहेगा, सब सारी जठराग्नि के मंद होने के लक्षण है, या आपके इसमें रहता है। निरुक्ति में देखेंगे ग्रहधन अनि है, ग्रहणी और इंग प्रत्यय होता है, इंगिस प्रत्यय जो भी है। ग्रहणी इटसेल्फ क्या होती है कि स्त्रीलिंग वर्ड है, अगर इस तरीके से डिफ्रेंशिएट आ जाए। और चरक चिकित्सा 15 वाला डिफिनेशन तो बहुत छोटा है, अन्नस से ग्रहणात ग्रहणी मता, लेकिन अच्छा डिफिनेशन जो चक्रपाणी जी ने दिया है, अगर किसी को याद होता तो कर लेना कि ग्रहणीम आश्रितो अग्निदोषो ग्रहणी दोषो एवं च आश्रयो भेदोपचाराद ग्रहणी दोष शब्देन ग्रहणे आश्रितो अग्निदोषो अपगृह्यते, या सिंपल सा वर्ड ही हिंदी में लिख देना। कोई आगे करेगा तो उसको याद करने की जरूरत पड़ेगा। और एक इसमें इन्होंने सुश्रुत जी ने डेफिनेशन बहुत बढ़िया से दे रखी है, निदान और संप्राप्ति के लिए रट सकते हो तो रट लेना। सुश्रुत उत्तर तंत्र 24 में, उसमें एक्चुअल में ग्रहणी के लिए इन्होंने क्या कहा कि कोई अतिसार का अगर रोगी रहता है और उसके बाद अपथ्य का सेवन करता है, जैसे मान लीजिए किसी को लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं, वो उसी टाइम भारी भारी चीज़ें खाना शुरू करता है, या अतिसार से लूज मोशन से निवृत्ति हुई है और उसके तुरंत बाद ही खा लेता है। जैसे मेरी पेशेंट उस दिन की थी कि भाई लूज मोशन हो रहा है और हम तो खाएंगे, भाई छोले बना लिए घर में तो छोले खा लेंगे, या पनीर बची हुई थी, तो मतलब उनको उस वक्त नहीं नजर आता कि हमें लूज मोशन या कुछ हो रहा था, हमने भारी आइटम जो घर में पड़ा है उसको बनाकर ख़त्म करना है। मतलब यहाँ पर भी इंसान का प्रज्ञा अपराधी रहता है। मैं कहती हूँ ठीक है भाई, गलती से मान लो कोई सामान खरीद कर आया, आप बीमार ही हो गए, उठाकर अपनी मेड को दे दो और किसी को दे दो, खा लेगा, उससे आप खुश हो जाओ। पर लोग ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं।
तो एटलीस्ट इतना तो ख्याल रखिए कि जब आप बीमार हो और बीमारी के बाद उठते हो, जैसे कहते हैं ना कि एक मरीज बीमार था और उठा करके आपने उसको दौड़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर की और भी सारे जितना दोष धातु हैं सब सारे का क्षय हो जाएगा अच्छी तरीके से, अभी कमजोर था। तो वैसे यहाँ पर होता है कि अतिसार बीमारी से कोई उठा है और तुरंत ही उसने भारी चीजें खा ली हैं, तो अतिसारे निवृत्ते अपि मंदाग्ने हिताशना अहिताशना भूया संदूषितो वनृ ग्रहणीम अभिदूषयेत। तो ये वर्ड जो सुश्रुत ने यूज किया है तो उसका यही है कि अतिसार से उठाया और उसके बाद उन्हें तुरंत भारी भारी चीजें खा ली है या अहित आहार विहार कर लिया है, तो उसकी वजह से ग्रहणी रोग की संभावना बहुत बड़ी होती है। तो कई बार लोगों से पूछो कि लूज मोशंस थे, इसलिए मैं कहती हूँ कि लूज मोशंस के 1-2 दिन बाद भी आपको बहुत ही हल्का आहार खाना होता है। कई लोगों को क्या होता है कि आज लूज मोशन हुए हैं, चलो भाई आज तो हमारी दवा लेकर के बंद हो गया, कल हमने खा लिया, पनीर खा लिया, छोले खा लिया, कुछ भी खा लिया, नॉनवेज खा लिया, बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा याद रखिए एटलीस्ट 2-3 दिन को बहुत लाइट डाइट लीजिए और उसके बाद भी फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल डाइट पर आइए। और अगर वाकई अपनी अग्नि रक्षा करना चाहते हो तो हफ्ते 10 दिन के बाद ही कोई भारी खाना खाओ, भले चाहे जितना मन करे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। और इसमें होता क्या है कि वैसे तो ग्रहणी की डेफिनेशन आप सभी को याद रहती है, अगर क्लास में सुना होगा बार बार, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, मतलब कभी बधा हुआ मल निकलता है और कभी द्रव फॉर्म में निकलता है, जो नॉर्मली लोग कहते हैं। बट ये चीज़ है कि इसका जो काम ही था कि अन्न को, या आप यहाँ से एक चीज़ और मैं बताऊंगी, आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि उसकी पॉटी में जो मल निकलता है या पॉटी निकलती है उसमें मल में क्या अन्न के कण भी होते हैं, जैसे लोग खाना वाना खाए होते हैं, खास करके मान लो मटर है तो मटर के छोटे दाने निकल रहे हैं या कोई और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारे लोग का तो पेशेंट का प्रॉब्लम होता है या लोगों की भी होती है, वो अपने मल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो जब कभी मरीज, खासकर ग्रहणी दृष्टि का मरीज आए तो उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि आप आगे से अपने मल को फ्लश करने से पहले देखेंगे। मैं तो इतना भी बोलती हूँ कि भाई पानी पर तैरता है कि नहीं तैरता है, पेशेंट से ही पूछ लेते हैं। और कई बार ये भी पूछना चाहिए क्या उसमें अपक अन्न दिखता है, तो अपक अन्न दिखता है तो यहीं से समझ लो कि वो ग्रहणी का ही रोगी है। जैसे चरक चिकित्सा 15 में दे रखा है, अपक्वम धारयति अन्नम पक्वम सृजत पार्श्वतः दुर्बल अग्नि बलादुष्टा त्वाम एवं विमुंचति। मतलब कि पक को अपक कुछ भी अन्न निकल सकता है साथ में उसमें, तो जब अन्न निकलेगा तो समझ लो कि ग्रहणी की दृष्टि थी, कि ग्रहणी का काम ही था। भाई आमाशय जी ने तो थोड़ा सा ही काम किया था, आमाशय के बाद पूरा आमाशय का अधोभाग से लेकर के पक्वाशय के पहले तक का पूरा डाइजेशन का काम मॉडर्न के हिसाब से समझ लो कि पूरा था। और आपकी आयुर्वेद कहता ही तो ग्रहणी मतलब में सिंपल वर्ड में अगर समझें तो पाचन व्यापार का मेरे हिसाब से या जो बीमारियों को के हिसाब से आता हो, कम से कम 80% काम ग्रहणी का ही है, ठीक है। अब ग्रहणी आहार को तब तक धारण करती जब तक अन्न का पूर्ण पाचन न हो जाए, इसीलिए वर्ड ही है ग्रहणी। ग्रहणी मतलब ग्रहण करने के अर्थ से बनी है। तो इसके 5 काम इन्होंने दे रखे हैं, ग्रहण दे रखे हैं, धारण दे रखे हैं, मतलब पहले लेगी भाई स्टमक से खाना आया ग्रहणी में तो पहले ग्रहण हुआ, फिर उसको रखेगी तो धारण हो गया, फिर उसका पाचन करेगी तो पाचन काम हो गया, फिर उसके बाद जो उसमें सार भाग उसका शोषण करेगी और जो किट्ट भाग है उसका मुंचन करेगी। तो ये पूरा 5 काम है, या हम लोग कहते हैं ग्रहणी ग्रहणात् धारणात् पचत विवेचयति मुंचति। तो ये जो वाला डेफिनेशन है ये मुझे यहाँ पर दिखी नहीं, अदरवाइज हमने बहुत पहले की ये दिमाग में पड़ा हुआ, सो मैंने आपको बता दिया। कहीं दिख जाएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो आप याद रखना कि ये पहले ग्रहण करेगी, ग्रहण करने के बाद फिर धारण करेगी, फिर पाचन शोषण और मुंचन है, 5 काम है। आप आता है एग्जाम में अगर इस तरीके से लिखोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, इस बात को याद रखना। और यहीं पर एक संग्रहणी वर्ग होता है। संग्रहणी वर्ग ग्रहणी के लिए नॉर्मल यूज होता है। जब कोई कह दे कि आपको संग्रहणी है तो समझ लो ग्रहणी बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है। और द्रव मल को प्रवृत्ति होती है और मल के वेग को रोकने में समर्थ हो जाती है। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं मुझसे स्टूल या पॉटी का प्रेशर होल्ड नहीं होता, तो वहां पर भी ग्रहणी ही बीमारी समझनी चाहिए मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। संप्राप्ति में क्या है, विविध स्वतंत्र निदान हो सकते हैं। परतंत्र निदान वाला मतलब जो अतिसार के अगेंस्ट में किया हुआ था कि अतिसार हुआ था और उसके बाद उल्टा पुल्टा खाया था, तो वो परतंत्र निदान में आएगा। इन सारी वजहों से क्या होगा, मंदाग्नि होगी या विषमाग्नि होगी या विदग्ध अन्न बनेंगे, उससे आमदोष होगा, आमदोष से ग्रहणी दोष बनेगा। फिर
पक्व अपक्व अन्न जो है वो सभी अधोभाग से उनका मुंचन हो जाएगा। तो मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम एक इसका कार्डिनल साइन बोला जाता है और एक ग्रहणी रोग हो जाता है। अभी तक दोष जो देख रहे थे, कहीं वात घुसा था, कहीं पर पित्त घुसा था या कहीं पर कफ घुसा था, जब अभी आप अम्ल पित्त वगैरह ये सब सारी चीजें अतिसार वगैरह देख रहे थे। बट यहाँ पर टोटल ही त्रिदोष है, कुपित है। ठीक है, तो ग्रहणी रोग में याद रखना कि त्रिदोष की कुपित होते हैं, ये मत भूल जाना कि वात मत लिख देना। और दुष्ट में अन्न और रस दोनों हैं, रस धातु तक ही बोला जाता है, आगे तो हो जाती तो और चीजें तकलीफ हो जाएगी। हालांकि क्रॉनिक में मानते हैं, बट जो राइट डाउन करना वो दुष्ट में अन्न और रस करना है। महास्रोतस और विशेषता ग्रहणी होगी आपकी, क्योंकि महास्रोतस पूरा आपका अन्नव स्रोतस के मूल में ही आ जाता है। और स्रोतस में अन्नवह और पुरीश्वर स्रोतस भी लिखना, अधिष्ठान इन्होंने साथ में लिखा है। और हेतु में अग्नि दुष्टि होगी या अग्निमांतकारक हेतु होते हैं। या सिंपल सा ये होता है कि इंसान की जितनी पाचन क्षमता नहीं होती, जठराग्नि नहीं होती है, इंसान उससे ऊपर आहार खाता है, तो पचन का या ग्रहणी का होने का मतलब अपचन, अपच या ग्रहणी का मेन वजह यही है। तो हमेशा अग्निमांद वाले ही हेतु रहेंगे। ठीक है, पूरे रूप में यहाँ पर कई सारे पेशेंट्स को आप पूछ सकते हो कि आपके पेट में आवाज होती है गुड़गुड़ गुड़गुड़ टाइप की, तो आंत्र कूजन भी ग्रहणी रोग का पूरा रूप है। तो हालांकि होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग लिस्ट बनाकर रखे नहीं रहते हैं, बट कभी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स आए ना, तो उनसे एक चीज़ पूछनी चाहिए। अब बहुत सारे पेशेंट्स तो रेडी ही नहीं होते, मतलब कि उनको समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पेशेंट को लिटाकर आप स्टेथोस्कोप से ही सुन लीजिए। तो स्टेथो से भी आपको अंतर्कूजन की एक अलग आवाज़, एक नॉर्मल जो रहती है, जो पेरिस्टाल्टिक साउंड आप सुनते हो, तो अंतर्कूजन एक अलग टाइप की आवाज़ रहती है, वो आपको खुद ही पता चलेगा। तो आप देखो, पुराने मुझे याद है कि एलोपैथ वाले प्रैक्टिशनर भी क्या करते थे, वो पेट पर भी स्टेथो लगा करके सुनते थे। तो मैं सोचती थी कि पेट पर स्टेथो लगा कर क्या सुनते हैं। तो अंतर्कूजन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, या अलग अलग पेशेंट के इंटेस्टाइन में अलग अलग तरह की आवाज़ आएगी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सिर्फ पढ़ने भर से नहीं होता है, आप सुनते हो ना, जैसे नब्ज पर हाथ रखते हो। जैसे मेरा पेशेंट उस दिन ग्रहणी वाला था, तो मैंने जब उसकी नब्ज देखी तो नब्ज में एकदम अच्छा खासा पित्त बढ़ा हुआ था। तो वो मेरे से बोला कि नहीं, मेरे को इस तरह कोई तकलीफ नहीं। फिर दवाओं को बताना शुरू किया कि चित्रकादी बटी खाता हो तो ये हो जाता है, वो खाता तो ये हो जाता है। हमने कहा देखो, यही वो सिर्फ ट्रिगर कर देती हैं, आपके अंदर दोष उसी तरीके से हैं। और जो उसकी नब्ज थी उसमें कफ क्षय के लक्षण भी थे। कफ क्षय का मतलब कफ की जो नाड़ी है वो आपको पता चलेगी कफ क्षय में। कफ अगर अधिक होता है, बढ़ा हुआ कफ रहता है, तो फिर कफ की नाड़ी पता नहीं चलती है। तो ये सब, या और पित्त जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वात और कफ को भी तो डिस्टर्ब करेगा। तो नाड़ी भी आप देख करके धीरे धीरे पता चला सकते हो। अदरवाइज ये तृष्णा, आलस्य, बल क्षय, अन्न विधा तो आज की डेट में हर मरीज में मिलता है। तो आप वहाँ से डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। और एक टिपिकल है कि कर्णछेद जो है, कान में विविध आवाज़ जैसे साय साय होना, तो इस तरह की चीज़ें भी आप पूछ सकते हो अपने पेशेंट से, वो भी ग्रहणी में है। तो कुछ अलग सी चीज़ें हैं। अदरवाइज लिथर्जीनेस हर कोई कंप्लेन करता है, जितने लोग को भी, चाहे लीवर की प्रॉब्लम है चाहे जो हो प्रॉब्लम हो। और आजकल तो मैंने सारे पेशेंट्स को देखा है कि लोग यही बताते हैं, मैम वीकनेस बहुत लगती है। ठीक, अन्न विधा वगैरह बताएंगे ही, आहार का देर से पचना वगैरह वो सारे ही रहेंगे हर जगह। सामान्य लक्षण में मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम वाला जो लक्षण है, ये इसका सामान्य लक्षण भी बोला जाता है। उसके अलावा बैरस से होता है, मुंह में फीकापन होता है। जैसे और कुछ लोग कंप्लेन करते हैं ना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, तो आंखों के ये तमकान्वित वर्ड जो यूज हुआ है, ये भी आपके ग्रहणी में यूज हुआ है। मान लो किसी को कोई आईगा डिसीज नहीं है, उसके बावजूद आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो ये भी समझ लो ग्रहणी का। हालांकि मुझे लगता है काफ़ी लेटर स्टेज वाली हालत होती होगी। उसके अलावा हस्तपाद में शोथ हो सकता है, और साथ में तिक्त और अम्लोद्गार वगैरह भी होता है। तो यहाँ पर क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको अम्ल पित्त के मरीज से भी डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। ठीक है, तो और भी अंतर्कुंजन वगैरह जो है वो सभी सारा सुनेंगे। और विशिष्ट लक्षण जैसी रहेगी, जैसे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ग्रहणी के 4 भेद ये चरक जी ने किया है। और एक हमारे माधवकर जी हैं, उन्होंने संग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी का उल्लेख किया है। जो माधवकर जी हर जगह अलग किए हुए हैं। हालांकि ग्रहणी के परिप्रेक्ष्य में हम बोलें तो सबसे ज़्यादा बढ़िया वर्ण चरक चिकित्सा में है, बट चरक के अलावा आप माधव को भी हमेशा पढ़िए। इसीलिए हम लोग के टाइम में सेकंड प्रॉप में माधव निदान था ही, तो माधव निदान अच्छे से पढ़िए, क्योंकि माधव का माधव निदान ही है। ठीक है, और एक गणनाथ सेन है जिनकी सिद्धांत निदारकर बुक है। तो गणनाथ सेन जी ने एक राजग्रहणी बोला, मतलब जो राजा उजा टाइप के लोगों को होता है। छतज ग्रहणी, मान लो चोट चपेट से होगी, पक्का सी बात है उसमें ब्लड आएगा, अपने दिमाग में रखना। क्षयज ग्रहणी जो होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को होता है, या उसको क्या बोलते हैं, पॉट्स
ऐसे कुछ बोलते हैं समथिंग, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के लिए पॉट्स स्पाइन, नहीं पॉट्स स्पाइन नहीं, ऐसे पर्टिकुलर एक वर्ड यूज़ होता है, लेकिन उसमें मैं आपको बता दे दूँ, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के अगर पेट को देखोगे तो जैसे गुथा आटा होता है वैसा होता है। और इस तरह का पेशेंट हमने उसी टाइम देखा था जब आप लोग केस ग्रुप में थे, क्योंकि एलोपैथिक हॉस्पिटल में जब जाते थे तो वहाँ देखा था, तो याद रहता है। क्योंकि सर ने क्या किया था, बताया था उस लेडी के कि देखो इसका पेट ऐसे पकड़ करके, तो वैसे नजर आया था। और एक निर्मोह ग्रहणी होता है जिसमें मतलब सांप के केचुल जैसा पॉटी से निकलता है। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इस तरह के इतने खतरनाक मरीज मैंने आज तक नहीं देखे हैं, वो मैं आपको सीधे बता दूं। और उसके अलावा एक दूसरा भेद है स्वतंत्र और परतंत्र। वही जो अतिसार के बगैर होता है वो स्वतंत्र हो गया, जो अतिसार होने के बाद हुआ वो परतंत्र हो गया। दोस्त वैशिष्ट का वातज पित्तज कफ सन्निपातज आपको बता ही दिया था, विशेष वाला भी सारा। और कुछ लोगों ने एक आम ग्रहणी वर्ड भी यूज किया है। और आचार्य चरक जी ने क्या किया, वातज पित्तज कफ सन्निपातज के सबके हेतु भी अलग अलग बताए हैं और सबका ट्रीटमेंट तो अलग अलग है ही, लेकिन सुश्रुत जी ने अलग अलग निदान नहीं बताए हैं। तो बेटर होगा अगर आप लोग अभी तो एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है तो चलो ठीक है, अदरवाइज जब ट्रीटमेंट करने बैठना तो भाई या तो अभी भी टाइम अगर आपके पास है तो एक बार चरक चिकित्सा अच्छे से पढ़ लेना, ग्रहणी रोगाधिकार, तो आपको काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। अब वातज ग्रहणी है तो पक्का सी बात है कि वातज ग्रहणी में वात वाले सारे हेतु मिलेंगे। जैसे कोई इंसान कम खाना खाता है, अल्पासन हो गया, अनशन हो गया, असात आहार विहार हो गए, अत्यधिक पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं उनको भी ग्रहणी रोग होता है। ठीक है। और बेगावरोध आपने देखा कि क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था ना कि सर्वरोग प्रकोपक होता है, तो बेगावरोध हर जगह लिखना ही लिखना है। और यहाँ पर एक और वजह है बेवाय है। मैं क्यों बेवाय को भी कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा अभी पेशेंट आया था तो अनमैरिड, बट उसकी जो और हिस्ट्री थी, मास्टरबेशन की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री थी पुरानी, तो वो भी एक तरीके से बेवाय का ही काउंट हुआ। तो वहाँ से भी ग्रहणी दृष्टि आई है उसको। हालांकि वो उसको एक दो जगह और ट्रीटमेंट लिया था उन लोगों ने, ग्रहणी उसको डायग्नोस करके बमन विरेचन वगैरह सारी चीज़ें करा दी थी। और उसके बाद थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां हुई थी कि आरोग्यवर्धिनी को किसके साथ चलाना है, इस तरह की छोटी मोटी गलतियों की वजह से आगे उसको तकलीफ हुई और लॉन्ग टर्म तक नहीं सस्टेन किया होगा। या कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो मतलब कुछ कुछ दिन पर अलग अलग उनको डॉक्टर बदलने की आदत होती है। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लक्षण चरक जी ने लिखा, अन्न विदा है, अन्न का पचन नहीं होगा, मुख कंठ तथा तालु का शुष्क रहना, कर्णनाथ जो मैंने बताया था कर्ण छेड़वर था, कार्शता दौर्बल्य तो मेरे पेशेंट में थी ही, छर्दी और अतिसार का एक साथ होना ये नहीं मिला था, ग्रीवा उभय पार स्वरूप तथा बंछड़ में सतत पीड़ा, इस तरह का कोई मतलब पेशेंट नहीं कंप्लेन करी थी, विसूचिका का नहीं था। मानसिक अवसाद की मैं बात करूँ, हाँ थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता है क्योंकि जब नाइटफॉल उसको हो जाता है तो उसके 2-4 दिन उसका दिमाग खराब रहता है और ज़्यादा। फिर उसके बाद गुरुद्वार में पीड़ा, इस तरह की नहीं कंप्लेन थी। गुल्म हृदय अथवा प्लीहा रोग वृद्धि की शंका, इस तरह के पेशेंट्स को बाद में लगता है कि मुझे क्या क्या हो चुका है। हालांकि मैंने अभी पेशेंट से बोला नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मेरा यही रहेगा कि मुझे एक अल्ट्रासाउंड चाहिए ऐसे पेशेंट्स का, क्योंकि कई बार हो सकता है अंदर तक चीज़ों की तकलीफ हो। और एक आप जो पेशेंट से पूछ सकते हो वो है आहार पाक के उपरांत आधमान का होना। मतलब आप पूछ सकते हो पेशेंट से कि क्या खाना खाने के 3-4 घंटे बाद आपको गैस बनती है। तो अगर पेशेंट कहता है हाँ खाना खाने के 4-5 घंटे बाद मुझे गैस बनती है, या दोपहर में कोई खाना खाए तो बोलो क्या तुम्हें शाम तक गैस बन जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि भाई खाना खाए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है सो हमें गैस बन रही है, और वजह ये नहीं होता, वजह होती ग्रहणी दृष्टि होती है। गैस मैं कहती हूँ आप खाली पेट भी रहेंगे तो वो एलोपैथी वालों ने दिमाग में भर दिया है भाई खाली जगह गैस बनती है, इसलिए मैंने देखा बहुत सारे लोग को बस खाते रहेंगे, हर 2 घंटे पर मुंह मतलब डस्टबिन है डाल लो 4 चीज़ें। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं कराना है। और भोजनोपरांत कुछ कुछ स्वस्थता की प्रतीति, क्योंकि आपको पता है वातज है तो जब खाना खाओगे तो तुरंत तो बेटर लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद में ब्लोटिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उन सारे पेशेंट्स को आप ग्रहणी दृष्टि समझ कर चलिए। और अपने दिमाग में जब ये पता रहेगा ग्रहणी असाध्य होती है तो ट्रीटमेंट करते हो तो ये ख्याल रखना है कि पेशेंट को ये एश्योर नहीं कर देना कि मैं तुम्हें जड़ से ठीक कर दूंगा। पेशेंट को ये बोलो कि पथ्य का पालन करते रहेंगे, सारी जो मैं कहूँगा वैसे रहेंगे तो आप सारी परेशानियों से ठीक रहेंगे। ये नहीं कि पता चला जितने दिन दवा खा रहे हैं फिर पेशेंट कंप्लेन वही करता है। अभी जो जैसे मेरा मरीज है तो जीर्ण शरण नजर ही आ रहा है।
फिर पित्तज वाला होगा तो वही कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण उष्ण विदाही इस तरह की चीज़ों को खाएगा पिएगा, क्षार का ज़्यादा सेवन करेगा। क्षार अब आपका आज की डेट में सोचोगे कि तो चरक जी ने क्षार अपने ज़माने में लिखा, क्षार का क्या मतलब है? क्षार का मतलब ये है जो दुनिया भर के चाइनीज़ फूड में सॉसेस वॉसेस खाते हो मोमोज वोमोज के साथ, वो आपके सारे क्षार में आते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अग्नि अग्नि धूप उप में भी जो लोग रहेंगे वहाँ से भी आपको पता है। तो इसके लक्षण में क्या होगा? मल का पक्व रहना, नील पीत वर्ण युक्त होना, रोगी का वर्ण पीला होना। तो यहाँ पर तो पैथिक ग्रहणी तो अधिकतर मैं आपको बताऊं, जो आप कामला के मरीज को ट्रीट करते हो उसको पैथिक ग्रहणी समझ कर ट्रीट करना चाहिए। जो आप ये बाइल स्टोन कर रहे हैं, जीबी स्टोन के पेशेंट आते हैं ना, तो जीबी स्टोन के पेशेंट को भी पैथिक ग्रहणी समझ कर ट्रीट करना चाहिए। रोगी का वर्ण पीला होना, देखो कामला में ही आपके आता है। खट्टी डकारों का आना, हृदय प्रदेश में कंठ में दा, ये आपके अम्ल पित्त का सिंपल सा आता है। जो वहाँ नहीं था कि अधोग अम्ल पित्त को पैथिक ग्रहणी, अभी आप लोगों ने एक दिन पहले ही पढ़ा है। हृदय प्रदेश एवं कंठ में दा, अरुचि एवं तृष्णा की प्रतीति। तो अरुचि और तृष्णा मैंने इसलिए नहीं बोला कि अरुचि और तृष्णा आपको हर जगह ही मिल रही है। हर जगह पेशेंट को एनोरेक्सिया रहेगा, जहाँ पर भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है वहाँ अरुचि रहती है। कफज ग्रहणी का एक निदान में बहुत जरूरी चीज है, ये पूछना चाहिए कि पेशेंट क्या खाना खा करके सोता है? जैसे कुछ लोग की गंदी आदत होती है खाना खाते ही तुरंत सोना, तो भोजन करने के बाद तत्काल शयन करने से कफ जो प्रकोपित जो दिवाशयन वाला, और खासकर दिवासन खाना खाते ही, तो वहां पर कफज ग्रहणी होती है। उसके अलावा तो सारा वही आपको पता है, गुरु अति शीतल स्निग्ध पिछल कफज सारा वाला भोजन करोगे। बहुत सारे लोग क्या होता है अधिकतर आइसक्रीम डेली खाते हैं, या अभी जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो फ्रिज का चिल्ड वाटर पिएंगे, और साथ में ऑयली स्पाइसी खूब, मतलब जितना भी आपका जंक फूड आता है वो अधिकतर ऑयली होता है। दिखता नहीं है ऑयल है, लेकिन आपको मैं बता दूं जो भी आपके बन वगैरह होते हैं, जो भी आपके पिज्जा उज्जा के बेस होते हैं, बर्गर के बेस होते हैं, इन सबको अगर देखोगे ना बनने का तरीका, तो इन सब में अच्छा खासा मतलब आपका स्निग्ध पदार्थ पड़ता है, और वो भी स्निग्ध फॉर्मेट उस तरह का होता है जो कि सही नहीं होता है, ठीक है। जो कि आप बनाओगे ऐसा नहीं सूखा आटा गुथा हुआ है, वो सिंपली उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो इन सब में भी वही होगा, जो कफ वाले सारे लक्षण होंगे। बट इसमें क्या है कि यहाँ पर पेन है, कफज ग्रहणी में पेन का हम वातस में सोचेंगे, बट इसमें है आहार का सशुल्क तथा विलंब से पाचन, उत्क्लेश होगा, नॉजिया वॉमिटिंग टाइप का सेंसेशन तो रहता ही है, और मुख में जो रस रहेगा वो मधुर रस की फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। मतलब पेशेंट से ये चीज़ पूछोगे। पेन तो सारे वही जो गुल्म वाले प्लेसेस नहीं थे कि छाती पार्श उदर तथा सिर में भी सूल, हालांकि इसमें है, वहाँ पर हृदय वगैरह था कि गुल्म के साथ में सूल का था कि उनके जगह थे। और पुरुष का भिन्न तथा आम एवं कफ संयुक्त होना, तो जो स्टूल निकलेगा उसमें म्यूकस वगैरह रहेगा, वहाँ से भी आप पूछ लेंगे सारी चीज़ें। अब चरक संहिता में संग्रहणी का अलग से उल्लेख नहीं मिलता है, संग्रहणी का अलग से उल्लेख किया है हमारे माधव जी ने। तो माधव निदान में मेरे ख्याल से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया किया है, और माधव जी ने बोला है, या इसको आगे बोल सकते हो कि जो आपका सन्निपातिक ग्रहणी है उसी को संग्रहणी करते हैं। तो सन्निपातिक ग्रहणी या संग्रहणी आप समझो फर्दर स्टेज है। इसका मतलब है कि उस वक्त तक आपकी आंत्र बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जब दुर्बल हो जाएगी कोई चीज़, तो ऑर्गन अगर बहुत कमज़ोर हुआ तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जो भी इस तरह का पेशेंट आएगा वो बोलेगा मेरे को स्टूल पर रो नहीं रहता है, या हवा खुलती है तो उसके साथ में पॉटी निकल जाती है। निदान लिखा है आपके गणनाथ सेन ने। तो उन्होंने 10 उपद्रव कौन कौन से बताए हैं। उन्होंने बताया ज्वर है, शोथ है, शूल है, भृश है, हिक्का है, वृषमिक्का तथा वमी आधमानम च प्रलाप च त्रिब अरोचक एव च श्वास च पांडुता चेति संभवंती तू नैकधा। मतलब ज्वर हो गया पेशेंट को, ग्रहणी का बीमारी रहेगा। भी कल ही आपको बताया था कि अतिसार और ज्वर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए जब अतिसार के रोगी को ज्वर हो जाता है तो ट्रीट करते हो तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो चिकित्सा होती है एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जब चिकित्सा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी तो पेशेंट समझ लो दुष्चिकित्सा हो जाएगा। तो ज्वर हो गया, फिर शोथ हो गया, तो कई बार ग्रहणी का बीमार आता है पेशेंट, उसके जैसे ओडिमा वगैरह डेवलप है तो वो भी देखना पड़ेगा। शूल है, बहुत ज़्यादा दर्द हो बना हुआ, हिक्का हो रही है, वमन है, आदमान है, प्रलाप है। प्रलाप आप जानते हैं डिलीरियम जो होती है कंडीशन हमेशा खराब ही होती है, जब ज़्यादा फीवर होता है या कोई और कंडीशन होती है तभी प्रलाप करता है। नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट प्रलाप नहीं करता है।
और तीव्र अरोचक है, मतलब पेशेंट को बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, जठराग्नि मंद है, क्योंकि हमारे यहाँ काय चिकित्सा का मतलब ही होता है अग्नि की चिकित्सा। और हम मानकर चलते हैं कि जब तक हमारे अंदर अग्नि जिंदा है तभी तक हम भी जिंदा है। तो तीव्र अरोचक का मतलब बिल्कुल जठराग्नि मंद पड़ चुकी होती है, और स्वास्थ्य था पांडु। तो बहुत सारी चीजें तो नॉर्मल वाले भी पेशेंट्स के हमारे पास मिल जाते हैं। अब जैसे कल जो पेशेंट था मेरा, परसों मंडे को आया था, हाँ, तो उसका कहना था कि मैंने बोला कि एनीमिया है, तो कहता क्या है कि मेरा HB तो 15 है। हम मन में सोचे भाई तुम्हारा HB 15 है और विटामिन B12 कम है पेशेंट का। तो अभी हालांकि बहुत सारी चीज़ें उसको मुझे डाइट के फॉर्मेट में ज़्यादा चीज़ें बतानी है जिससे इम्प्रूव करे। बट आप वही सोचो कि एकदम दिख रहा था कि अच्छी गोलक जो थे ना पूरे, मतलब आंखें अंदर धंसी हुई पड़ी थी, प्रॉपर लग रहा था कि कार्श का मरीज। और HB टेस्ट हुआ है 15 आया है। तो ये देखो मॉडर्न की जो रिपोर्ट होती है ना, वो रिपोर्ट पेशेंट से बहुत मैच नहीं करती है। करा लेना चाहिए, लेकिन अपने आप को ये मानकर नहीं चल देना चाहिए कि रक्त धातु जो है इसकी बहुत अच्छी है। जब रस ही नहीं अच्छा होगा तो रक्त कहाँ से अच्छा होगा, ये दिमाग में तुरंत रखना चाहिए, ठीक है। व्यवहार में जो होते हैं ग्रहणी रोग के 3 उपद्रव मेन पाए जाते हैं। एक एनीमिया होता है, एक शोथ होता है, और एक एसाइटिस होता है। कई बार ग्रहणी रोगी बाद में एसाइटिस में कन्वर्ट होते हैं और वो असाध्यावस्था होती है, आप समझ लेना, ठीक। चिकित्सा सिद्धांत में हर जगह वही संशोधन और संशमन आयुर्वेद में हर जगह होता है। तो आपको अंदर की बात पता होनी चाहिए, तभी आराम से बड़े लिख सकते हो। भाव प्रकाश जी ने इसकी बहुत बढ़िया चिकित्सा सूत्र दे रखा है, अगर कोई रट सकते हो तो। हालांकि मैंने नहीं रटा था, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ। ग्रहणीम आश्रितम रोगम अजीर्णो वधु उपचारेत, मतलब कि ग्रहणी के रोगी को अजीर्ण की तरह चिकित्सा करनी चाहिए। लंघन दीपनश्च सदा अतिसार भेषज, तो लंघन कराना, दीपन कराना, और अतिसार की जो चिकित्सा वाले थे, जैसे बृहद गंगाधर चूर्ण था, शंख भस्म थी, इस तरह की चीजें यहाँ भी यूज होती हैं। दोषम सामम निरामम च विद्याद अत्र अतिसारवत, तो अतिसार में भी आपने देखा था कि आमातिसार है कि पक्वातिसार है। आपने हिसाब से चिकित्सा किया था कि आमातिसार है तो निकलने दो भाई, पक्वातिसार है तो हम मल को रोकेंगे। तो यहाँ पर भी ग्रहणी चिकित्सा में भी आपको यही देखना है कि जो मल निकल रहा है वो आम है या पक्व है। अगर पक्व मल निकल रहा है तो पक्का सी बात है हमें पेशेंट के बल की रक्षा करने के लिए उसको भी रोकना पड़ेगा। अतिसार उक्त विधिना तस्याम च पिपाचेत, और जो भी अपक्व अन्न वगैरह है उनका पाचन करना है। या मैंने जैसे आप लोग को शुरू से पढ़ाते हुए कहा है कि हालांकि हम लोग को नहीं बताया जाता था, लेकिन आप लोग को मैंने शुरू से बताया है कि हर डिसीज में हम लोग लंघन, दीपन, पाचन और लोमन करते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि कैसी किस चीज़ की ज़रूरत किस मरीज को है। और उसके अलावा तत्त व्याधि की चिकित्सा जरूर करते हैं, मतलब जो भी कॉम्प्लिकेशंस या जो भी सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है। और सुश्रुत जी ने भी ग्रहणी रोग में इसी प्रकार की चिकित्सा बोली है, लेकिन एक जगह मुझे बड़ा वर्ड अच्छा लगा था। सुश्रुताचार्य ने कहा है कि ग्रहणीगत दोष में दीपन सर्व प्रकार से हितकारी है। तो अपने माइंड में ये रख लो कि डाइजेस्टिव ट्रैक की जितनी बीमारियां होती हैं उन सब में दीपन चिकित्सा करते ही हो। अब बस लोग दीपन के नाम पर कुछ लोग के दिमाग में चित्रकादी बटी पड़ी होती है, कुछ को अग्नितुंडी पड़ी होती है। तो चित्रकादी में भल्ला तक पड़ा, अग्नितुंडी में भी अच्छा खासा दबाकर कुचला पड़ा हुआ है। तो कोशिश करो कि दीपन पाचन में हमेशा ऐसी द्रव्य औषधियां लिखो जो कि एक तो मतलब मेटालिक प्रिपरेशन हो, मेरा कहने का मतलब है प्योर हर्बल ड्रग्स लिखोगे, आप भी दिमाग सेफर साइड रहोगे, पेशेंट भी सेफर साइड रहेगा, मतलब कोई ड्रॉबैक आने के चांसेस नहीं रहेंगे। आप अपनी सुंठी से भी ट्रीट कर सकते हो, आप पूरा दीपन मतलब त्रिकटु पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अपनी उसमें पढ़े हो क्या बोलते हैं द्रव्य गुण में कि त्रिकटु जो होता है त्रिदोष सामक होता है। या इसमें आगे देखोगे तो ग्रहणी रोग चिकित्सा में इन्होंने पिपली क्षीर पाक भी दिया है, लेकिन पिपली क्षीर पाक के साथ कंसेप्ट है कि भाई 10 दिन का कराना है। तो जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन जो वैसे पेशेंट हैं आप उनको करा सकते हो जो घर पर रहते हैं। तो अनुष्ण शीत होता है पिपली का, आपको पता है बहुत लंबे टाइम तक सेवन नहीं कराया जाता है, बट कोई पेशेंट अच्छा आपकी बात मानता है तो उसको उस तरह की चीज़ें करा सकते हो। पर दीपन चिकित्सा हर जगह है। और शुरुआत में आपको वहाँ पर भी था, अतिसार में भी था, नहीं और भी सारी जगह था, जीर्णो में भी था कि ज़्यादा दोष बढ़े हो तो आपको क्या करोगे, आप बढ़िया से वमन करा दोगे। अगर ज़्यादा कफ का उत्क्लेश हो रहा तो यहाँ पर भी सुखोष्ण जल पिलाएंगे खूब ढेर सारा, उचित मात्रा का मतलब ये होता है अच्छी सही से। फिर मदन फल पिपली और सरसप का कषाय दे करके, हालांकि नॉर्मली लोग सरसप का कषाय तो नहीं यूज़ करते, वचा डालते हैं, बट आप ये कर सकते हो। तो मदन फल पिपली और सरसप का कषाय देकर हालांकि इन्होंने मदन फल अलग और पिपली अलग लिखा है। अब क्यों लिखा है, कहाँ से रेफरेंस इसका मुझे नहीं पता है, रामहर सिंह सर ने लिखा है।
तो ये आपको चरक अपनी पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। और कुछ लोग कुछ पेशेंट्स को आपको विरेचन भी देना पड़ता है। जैसे पेशेंट ने बोला कि भाई मैंने इधर उधर कुछ खाया तो मुझे मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को आपको मतलब क्या है कि आप देखोगे कि उसका जो आम है उसके ऊर्ध्वभाग में ज़्यादा इकट्ठा है, मतलब चेस्ट रीजन में ज़्यादा उसको भारीपन लग रहा है, या ऐसे कब्ज रहे। क्योंकि ग्रहणी का भी रोगी आइडियल में भी कई सारे तरह के दिखते हैं, ठीक है। और मैंने जो ग्रहणी के रोगी देखे वो मैंने स्ट्रेस वाले देखे हैं। और आचार्य वाग्भट जी ने भी कहा है कि ग्रहणी की चिकित्सा अजीर्ण की तरह करनी चाहिए। तो अजीर्ण में आपको पता है कि दीपन चिकित्सा आप करते हो और लंघन जरूर कराते हो। जितने अग्निमांद अजीर्ण थे विसूचिकालसक सब में लंघन कराने का था, तो लंघन यहाँ पर भी कराया जाता है। तो लंघन सारे शरीर में अगर आमदोष हो गया तो लंघन और पाचन कराओगे। याद है जैसे एक जगह है कि लंघन कराते हैं, लंघन पाचन कराते हैं, और लंघन पाचन और दोषावसेचन मतलब डिपेंड ऑन द कि अंदर दोष कितने हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी है। और आगे इसमें देखोगे तो पंचकोल आदि दीपन द्रव्यों से सिद्ध पेय लघुवन दीपनी योगों का प्रयोग करना चाहिए। पंचकोल का आपको याद ही है, पिपली पिपली मूल चबे चित्रक नागर, और मैंने कई सारे जगह पंचकोल यूज किया है। हालांकि मैंने पित्तज पेशेंट को भी इस्तेमाल किया पर अमाउंट में कम दिया है। तो पंचकोल कभी देना रहे, हालांकि पित्तज वालों को आप लोग नहीं देना, क्योंकि अगर आपने अमाउंट ज़्यादा दे दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी पेशेंट को। तो वातज कफज वाले पेशेंट्स को आप अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। पंचकोल सिद्ध जल दे सकते हो, या पंचकोल चूर्ण दे सकते हो, घृत के साथ दे सकते हो। आप देख लो कि कैसी ज़रूरत है। तो दीपनी द्रव्य से साधित घृत भी दे सकते हो, और दीपनी द्रव्य साथ में साधित घृत भी दे सकते हो। जैसे सुकुमारा घृत वगैरह भी आते हैं, और बहुत सारे दीपनी द्रव्य से सिद्ध भी आते हैं। जैसे इसमें था शुंठी घृत था। अब शुंठी घृत मैंने अभी अलग से, मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद है, नहीं तो आप खुद अपने पास से पकाकर भी उस पेशेंट को दे सकते हो। पर शुरुआत में रुचिता रखने को कहा है। अब आस्थापन बस्ती भी है, अनुवासन बस्ती भी है, और विरेचन करने को दिया है। तो ग्रहणी के पेशेंट को कैस्ट्रोल से विरेचन करवा देते हैं, तिल व घृत से विरेचन कराते हैं। एरंड तेल के साथ में क्या पंगा है कि भाई उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, पेशेंट कंप्लेन करता है, तो आप मार्केट में एरंड भ्रिष्ट हरित की आती है, या एरंड गंधर्व हस्तादि कैप्सूल आता है, वो एरंड का ही होता है, मतलब एरंड तेल वाला ही, तो आप वो भी दे सकते हो। बट उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि कई सारे पेशेंट जो शुरुआत में लेते हैं, मतलब शुरू के 3-4 डोज वालों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा क्रैम्प्स वगैरह बनते हैं, तो पेशेंट्स लेना नहीं पसंद करते हैं। हालांकि जब आप घर पर बनाते हो एरंड भ्रिष्ट हरित की तब ये प्रॉब्लम नहीं होती खुद से, पर मैंने देखा मार्केट के कैप्सूल्स में प्रॉब्लम है। शोधन वोधन नहीं करते होंगे सही तरीके से। लघु पेय और भोजन आप सबको पता है। उसी तरह पित्त चिकित्सा में भी कुछ नहीं है, बोमन विरेचन वहां पर भी है। यहाँ पर आपको वात शामक द्रव्य इस्तेमाल करना है, यहाँ पर तिक्त रस प्रधान चूर्ण और सिद्ध घृत का सेवन कराना है। वहां पर वात वाले जैसे एरंड तेल आपको पता ही है, एरंड मूलम वृक्ष वात हरणाराम है, या एरंड आपने वात वेदना स्थापन में पढ़कर रखा है, तो एरंड जो होता है रिसिनस कम्युनिस जो है बहुत बढ़िया सा आपका वात गज केसरी इसको बोलते हैं मोस्ट वाली समथिंग, या कुछ वर्ड ऐसे यूज होता है वात के लिए, कि वात को मतलब आमवात को जीतने के लिए एरंड से बेहतर कुछ नहीं है। तो एरंड भी इस्तेमाल है। तिलवा घृत भी लोगों ने किया, तिलवा घृत वगैरह नहीं, मैं तो पहले एरंड यूज करती थी, बट फ्लेवर वाइज अच्छा नहीं होता इसलिए छोड़ दिया है। और कफज ग्रहणी का चिकित्सा सूत्र में वमन कराना है, इसमें विरेचन विरेचन नहीं कराना है। कटु अम्ल लवण क्षार और तीक्ष्ण द्रव्यों के सेवन से जठराग्नि को उद्दीप्त कराना है। तो आप ये समझ लेना कि अग्नि वाला कौन सा था, तिक्त रस था, वो भी था। और जहाँ पर भी 5 4 5 3 5 3 का मतलब जल जो है, तो कई बार सुखोष्ण जल इसीलिए देते हो क्योंकि पृथ्वी जलवायु जिस मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त करोगे तो अम्ल रस जो होता है उसमें भी देखो अग्नि है, 5 4 5 3। तो अम्ल रस में है 5 4 5 3 4 3, तो कटु रस में भी 3 2 और 1 2 और 5 2। तो मेनली आपके पास अम्ल और जो कटु है दोनों में ही अग्नि पड़ी हुई है। तो जहाँ पर भी अग्नि पड़ी है तो वो अग्नि को अच्छे से वर्धन करेगा, मतलब वो रस, तो इसीलिए इन्होंने कटु अम्ल लवण लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर रसों के पांचभौतिक कंपोजिशन याद है, नहीं तो ऐसे रट लेना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो आप लोग के टाइम का रटा है मैंने फर्स्ट ड्रॉप का, 5 4 5 3 4 3 3 2 1 2 5 2, मतलब 5 4 मतलब पृथ्वी जल हो गया, 5 4 5 3 पृथ्वी और अग्नि हो गए, 5 4 5 3 4 3
4 3 का मतलब हो गया आपका जल और अग्नि हो गया। तो इस तरीके से है, तो ऐसे करके रट सकते हो। हालांकि ये जो कंपोजिशन है इसमें सुश्रुत जी का एक जगह थोड़ा सा फर्क है, तो वो रट लेना, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। और त्रिदोषज वाले में क्या करते हैं, पंचकर्म कराकर दीपनी घृत क्षार आसो अरिष्ट यूज करते हैं। जैसे अब मेरा जो पेशेंट आया था तो मैंने उसको अरिष्ट लिखा, ठीक है। क्योंकि मैं आंसू कम यूज़ करती हूँ तो मैंने उसको वही लिखा है। मैंने जो लिखा मैं आपको बता देती हूँ। मैंने उसको हिंगवाष्टक लिखा, जो मेरी अपनी ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि अपान वायु पर बहुत बढ़िया काम करती है। वात का भी अनुलोमन करेगी। पेशेंट का वात की ही ज़्यादा दुष्टि थी जो मुझे समझ में आया था। और उसके अलावा मैंने अभयारिष्ट और दशमूलारिष्ट लिखा था, क्योंकि नाइटफॉल वगैरह के पेशेंट्स में अभयारिष्ट और दशमूलारिष्ट बहुत बढ़िया काम करता है। और साथ में मैंने ऐसे पेशेंट्स को, चूंकि सोचते उल्टा पुल्टा ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने सारस्वतारिष्ट दिया था। 15 दिन के लिए दिया है ट्रीटमेंट। 15 दिन बाद जब पेशेंट आएगा तब मैं चेंज करूँगी। डाइट की बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और आगे मैंने उस पेशेंट के लिए थोड़ा अग्निवर्धन होने पर मात्रा बस्ती वगैरह का प्लान किया है। अब देखते हैं पेशेंट का क्या फीडबैक रहता है, तो उसके हिसाब से चलेंगे, मतलब आगे विचार करेंगे। एकल द्रव्य में तक्र, बिल्व, कुटज, भांग, अहिफेन तथा धतूर बहुत सारे प्रिपरेशंस देते हैं। मैंने धतूर की प्रिपरेशन बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। भांग और अहिफेन वगैरह भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और चूर्ण में बिलो मज्जा चूर्ण है, इसबगोल है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे पेशेंट्स अपने मन से इसबगोल यूज़ करते हैं, मैं इसबगोल नहीं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा पैतिक ग्रहणी में याद है भूनिम्बादि चूर्ण उधर भी था, पित्तज वाले भी में भी, और इधर में भी है नागराद्य चूर्ण। रसांजन चूर्ण यहाँ पर अलग नाम आया है। कफज में कुटदादित चूर्ण और आसनादि चूर्ण है। और सर्वग्रहण में जब जहाँ आपको कुछ भी ना समझ में आए कि वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, तो वहाँ आप समझ लो सर्वग्रहणी वाला चूर्ण यूज़ कर लेना। तो सुंठयादि चूर्ण है। अब सुंठयादि चूर्ण में देख लेना क्या क्या है। पिप्पलाद्य चूर्ण है, बृहद गंगाधर चूर्ण है, जाति फलाद्य चूर्ण है, ठीक है। तो ये आपको सर्च मारना पड़ेगा कहाँ कहाँ दे सकते रखे हैं, क्योंकि सुंठे आदि चूर्ण में तो सुंठी होगा, उसके अलावा और चीजें होंगी। बटी में चित्रकादि बटी, कुबेराक्ष बटी है जो आपने पहले पढ़ कर रखी है। यहाँ पर एक भल्लातक क्षार, त्रिफलादि क्षार है। क्षार और मैंने नहीं यूज करे हैं। अवलेह में तक्र हरित की है, कल्याण का अवलेह बिलवादी योग है, तो तक्र हरित की आप अच्छे से यूज कर सकते हो। कल्याण का अवलेह भी कुछ लोग यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हो। आसो अरिष्ट में तक्रारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, कुटजारिष्ट और पिंडासो है। तो कुटजारिष्ट उन पेशेंट को यूज करना चाहिए जिनको लूज मोशन टाइप की प्रॉब्लम है। याद रखना, ऐसा ना कर देना कि जो पेशेंट को ठीक ठाक सही है उसको कुटजारिष्ट चला दिया। बहुत ज्यादा द्रोमल की प्रवृत्ति हो रही है तो ही कुटजारिष्ट देते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, किसी पेशेंट को गायनी में हो रहा है, पीरियड वगैरह ज्यादा निकल रहा है, तब कुटजारिष्ट भले देते हैं। वैसे तो नाक के सर चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है, वो नहीं मिलता तब कुटजारिष्ट देते हैं। तो हर जगह कुटजारिष्ट नहीं चलाना। मेरे पेशेंट ने भी कंप्लेन करी थी कि उसको एक लोगों ने दिया था कुटजारिष्ट, उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन कॉज हो गया था। तक्रारिष्ट है, सेफर साइड है बिल्कुल, क्योंकि उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। दीपन पाचन बहुत बढ़िया से करता है। द्राक्षासो बहुत बढ़िया काम करेगा, और द्राक्षासो से भी ज़्यादा बेटर मुझे लगता है द्राक्षारिष्ट करेगा, क्योंकि द्राक्षारिष्ट पेशेंट को ताकत भी देगा और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दीपनी घृत आप चला सकते हो, पंचमूलादि घृत, बिलवादि घृत और सुंठी घृत है। जैसे मैं अपने पेशेंट के लिए प्लान कर रही हूँ कि मैं सुंठी घृत खुद ही बनाऊंगी और फिर उसको दूंगी। परपटी कल्पना में आपको बहुत पता है कि ग्रहणी के जो पुराने पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर हमेशा परपटी कल्पना देनी चाहिए। जैसे पंचामृत परपटी, रस परपटी, सुवर्ण परपटी, ग्रहणी का पाठ रस, ग्रहणी गज, केसरी रस, कर सुंदर रस, शंख बटी, सुधराज रस, क्षारताम्र रस, ये सब दुनिया भर के दे रखे हैं। मैंने उस पेशेंट को साथ में एक चीज़ और चलाया था, स्वर्ण साधित जल चलाया था, क्योंकि मैं अभी उसको कोई भी गोल्ड की प्रिपरेशन नहीं देना चाहती हूँ। आगे मैं हो सकता है गोल्ड की कोई प्रिपरेशन दूं, नहीं तो स्वर्ण साधित जल पर ही मैं उसको लंबा चला दूंगी। हालांकि अभी 3 मंथ के लिए मैंने बोला है स्वर्ण साधित जल लेने को। अगर देखूंगी 15 दिन बाद आकर बोलता है कि नहीं लिया हुआ है, तब मैं पक्का कोई गोल्ड की प्रिपरेशन दूंगी। कोई गोल्ड आपका क्या करता है, एक तरीके से समझ लो रिजुनेशन की पावर होती है गोल्ड के अंदर। बस उस फॉर्मेट का गोल्ड होना चाहिए जो पेशेंट को पच सके, मतलब औषधियाँ सही तरीके से बनी होनी चाहिए। उसके अलावा कल्प चिकित्सा में इसमें वर्धमान मतलब पिपली क्षीरपाक दे रखा है और वर्धमान परपटी कल्प भी दे रखे हैं। तो परपटी कल्प वगैरह आप उन पेशेंट्स को चला सकते हो जिनकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो और जिनकी डाइजेस्टिव फायर थोड़ी बढ़िया हो और आत्मबल अच्छा हो। नहीं तो परपटी कल्प वगैरह चलाने में थोड़ा सा मैं हिचकती हूँ, क्योंकि रस औषधियाँ मैं कम चलाती हूँ पेशेंट्स को, ठीक है। ट्रीटमेंट करने में आप इनको विदाउट मतलब अन्न आहार वगैरह नहीं देते हुए भी ट्रीटमेंट कर सकते हो और अन्न देकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब जैसे मेरा मरीज है, मैं उसको खाने पर साथ में रखी हूँ। क्रिटिकल कंडीशन रहती है तो दूध, तक्र या फलाहार पर रखा जाता है। ज़्यादा अतिसार जिसको होता है तो उसको तक्र पर रखते हैं, और जिनको भी बंध की प्रकृति होती है उनको दुग्ध पर रखते हैं। लेकिन एसाइटिस के पेशेंट को निकालना होता है सब कुछ, आपको याद है, उनको दुग्ध पर रख करके
चरक जी ने बोला 6 महीने दुग्धाहार पर रख दो। चिकित्सा सूत्र में इसमें बहुत बढ़िया सा है, मतलब काफी बड़ा दे रखा है। प्रवाल पंचामृत, पंचामृत परपटी, स्वरम परपटी और संजीवनी डाला हुआ है, साथ में रामबाण और गंधक महागंधक डाला हुआ, चित्रकादि गुटिका डाली है। तो इसमें कोटेशन लिखा हुआ था, मैं आपको लिख कर दे दूंगी, उस टाइम में चला होगा हमारे कॉलेज में, उसी से रट लेना है, क्योंकि एक ही चिकित्सा सूत्र दे रखा है। और पुराण में सारी चीजें आपको पता है कि पुराण षष्ठी सालिक पथ्य मतलब सारे लंगन, लाजमंड, लाजपेया, मूंग की दाल का यूज, कच्चा केला, कच्ची गूलर, ये सब तो कोई आज की डेट में गाता नहीं। गाय और बकरी का दूध दोनों इसमें पथ्य बोला जाता है, मतलब गृहिणी रोगी के लिए दूध पथ्य है। तक्र तो पथ्य हो रहता है, ये सबको याद रहता है, लेकिन जिनको ज्वर होता है उनको तक्र नहीं देना है। और इसमें लाजमंड वगैरह है, जैसे पहले दिन क्या देना, दूसरे दिन वहां से आप रट सकते हो। लाजपेया है, साली चावल है। फिर अति अम्बुपान मना होता है, या आपको पता है कि अग्निमांद होने की बहुत बड़ी वजह होती है पेशेंट्स का ज़्यादा पानी पीना, या आपको 5 या 6 ऐसी बीमारियां जैसे प्रमेह है, कासवास है, और मुझे अभी याद नहीं आता है, 2 बीमारियां और हैं, अग्निमांदा जीर्ण तो है ही, जिसमें पानी कम पीना होता है। तो अति अम्बुपान इसका हेतु में आता है, तो वो मना करना है। जैसे मैंने अपने पेशेंट को पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं हिसाब से पानी पीता हूँ, जब प्यास लगती तभी पीता हूँ, तभी मैंने मना नहीं किया। गुरु और स्निग्ध भोजन नहीं देना है, तो बहुत ही लिमिटेड तेल मसाले वाला खाना चलेगा। अवगाहन नहीं कराना है, मतलब ये जो नदी उदी में तैरते उरते थे, वो सब सारा काम नहीं होना चाहिए। पेशेंट कहीं पर, अवगाहन का एक कंसेप्ट आप ये भी समझो ना, पानी में जब ज्यादा आप रहोगे तो आपके अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है, तो उससे अग्नि और मंद होती है। तो जिनके शरीर में ज्यादा ताकत रहती है उनको ही अवगाहन कराते हैं, या किडनी उडनी कुछ डिसीज में अवगाहन एज ए ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। बट नॉर्मली अवगाहन ऐसे निषेध है गृहिणी मरीज के लिए, क्योंकि गृहिणी में जल धातु भी तो हो रही है ना, दुष्टि। और असात महार विहार आपको पता ही, अग्नि संताप उनताप सब मना रहता है। साहस है, मतलब क्षमता से ऊपर कोई भी कार्यक्रम नहीं करना है। दिवा स्वप्न हर जगह निषेध है, और अभ्यंग नहीं कराना है गृहिणी के पेशेंट को, ठीक है। हालांकि मैंने अपने इस पेशेंट को बोला हुआ है कि इसको चूंकि फेस पर ग्लो वगैरह नहीं था, तो मैंने कहा आपको मंडे को ऑयल लगाना है, वेडनेसडे को ऑयल लगाना है, और सैटरडे को ऑयल लगाना है। क्योंकि मेरे इस पेशेंट के साथ एक और तकलीफ थी कि उसने कहा कि मुझे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, साथ में मेरे इस पेशेंट को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। तो डैंड्रफ के लिए मैंने इसको लोकल चीज़ बताई हुई है, मेथी दाना भिगो करके पीस करके लगाने के लिए, तो उससे डैंड्रफ में काफ़ी आराम आ जाता है। और अब डैंड्रफ का सिंपल सा मतलब है कि स्कैल्प रीजन में वात पित्त कफ तीनों दूषित हुए हैं, तो उसकी वजह से ये चीज हुई है। तो इस वजह से मैंने कुछ कुछ चीजें बताई हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप एग्जैक्ट गृहिणी नहीं है, मरीज को और भी सारी चीजें हैं, तो आपको उस हिसाब से चिकित्सा करनी पड़ती है। चलिए, अब किसी का कोई डाउट हो तो बोले प्लीज, अदरवाइज सेशन बंद करें। एक बार आप लोग पढ़ लेना, काफी टफ चैप्टर है क्योंकि